सहायक बहिया सब्सिडायरी गुड्स। तो सहायक बहियों के बारे में मैंने बता दिया था, अलग अलग लेन देनों के लिए अलग अलग बहियाँ रखी जाती है और उसके लिए मैंने आपको परचेज बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स बुक और सेल्स रिटर्न बुक, इन चारों के बारे में बता दिया था कि चारों सहायक बहियों में हम लेखा किस प्रकार से करते हैं, दिखाने का जो तरीका है वो क्या है। अच्छा, मैंने 6 सहायक बहियों के बारे में बताया था कि अलग अलग लेन देनों के लिए 6 सहायक बहियाँ होती है मुख्य रूप से, जिसमें 4 के बारे में मैंने बता दिया था। इन 4 के अलावा 2 सहायक बहियाँ होती है आपके कैश बुक और जनरल ब्रोकर। अच्छा, कैश बुक रोकड़ बही है, रोकड़ी लेन देनों का लेखा किया जाता है। तो इसमें आपको कैश बुक का मैं टॉपिक नहीं बताऊंगा क्योंकि कैश बुक का आपके चैप्टर अलग है। तो कैश बुक का जब हम वो चैप्टर करेंगे उसी समय पर वो कैश बुक का टॉपिक है हम पढ़ेंगे। तो कैश बुक की सहायक बही के बारे में हम इसमें नहीं पढ़ेंगे, इसको बाद में करेंगे। इसके बाद में आता है जर्नल ब्रोकर, मुख्य जर्नल। तो मैंने बताया था कि जिन लेन देनों का लेखा किसी भी सहायक बही में नहीं होता है उसका लेखा हम जर्नल ब्रोकर में करते हैं। जैसे मैंने बताया कि परचेज बुक में उधार क्रय का लेखा करते हैं, सेल्स बुक में उधार विक्रय का लेखा करते हैं, उधार विक्रय किए गए माल का, और परचेज रिटर्न बुक में उधार खरीदा गया माल वापस कर दिया जाता है उसका लेखा, और सेल्स रिटर्न बुक में उधार बेचा गया माल यदि वापस आ जाता है तो उसका लेखा करते हैं। लेकिन इनके अलावा भी कई लेन देन ऐसे होते हैं जो कैश ट्रांजैक्शन भी नहीं है लेकिन उधार लेन देन भी नहीं है, माल नहीं है, तो उसका लेखा हम परचेज, सेल्स या रिटर्न बुक में नहीं कर सकते, तो उसका लेखा हम जर्नल ब्रोकर में करते हैं। जैसे देखो, ये ट्रांजैक्शन है आपके दिसंबर 4, मुक्त नमूने के रूप में माल बांटा गया 2000 रुपये प्री सैंपल के रूप में। अब देखो, ये एक ऐसा ट्रांजैक्शन है जिसका लेखा हम परचेज बुक में, सेल्स बुक में या रिटर्न बुक में नहीं कर सकते, न इसको कैश बुक में कर सकते हैं। तो इसका लेखा हम किस में करेंगे? जर्नल ब्रोकर में। तो जर्नल ब्रोकर आपके वो जर्नल एंट्रियों के जैसा है, वही आपके नियम है। तो देखो, इसमें मुक्त नमूने के रूप में माल बांटा गया यानी कि फ्री सैंपल, तो मैंने इसकी एंट्री बताई थी। किसी भी कारण से माल फ्री सैंपल में माल बांटा जाता है नमूने के रूप में, तो वो व्यापार के लिए नुकसान है, तो नुकसान को हम क्या करते हैं? डेबिट। और माल बांटा गया है तो किसी भी कारण से माल का नुकसान होता है, हम क्रेडिट किसको करते हैं? परचेज को। चाहे माल चोरी हो गया हो, आग से जल गया हो, दान में दिया हो, फ्री सैंपल में बांटा हो या निजी प्रयोग में दिया हो माल, सब में क्रेडिट हम किसको करते हैं? परचेज को। तो इसमें हम परचेज को तो क्रेडिट कर देंगे और डेबिट किसको कर देंगे? फ्री सैंपल को। तो इसमें लिखेंगे दिसंबर 4 फ्री सैंपल अकाउंट DR टू परचेज। ठीक है, नरेशन आ जाएगा आपके गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, और इसमें अमाउंट कितना है? 2000। तो 2000 रुपये आपके डेबिट साइड में और 2000 रुपये आपकी क्रेडिट साइड में। ठीक है, ये इस प्रकार से आपकी ये एंट्री हो जाएगी। दूसरे नंबर पर देखो, अनुराग से मशीन खरीदी। देखो, ये भी ट्रांजैक्शन ऐसा है कि इसको हम परचेज बुक में, सेल्स बुक में या रिटर्न बुक में नहीं दिखा सकते। कैश में ट्रांजैक्शन नहीं है इसलिए कैश बुक में नहीं दिखा सकते, इसलिए इसका लेखा भी हम किस में करेंगे? जर्नल ब्रोकर में। तो दिसंबर 10 अनुराग से मशीन खरीदी है। मशीन आपके वस्तुगत खाते में आती है, अनुराग किस में आता है? व्यक्तिगत खाते में। उधार खरीदिए, नहीं दिया हुआ है तो भी व्यक्ति का नाम दे रखा तो उधार लेन देन माना जाता है। तो इसमें व्यक्तिगत और वस्तुगत दोनों खाते प्रभावित हो रहे तो दोनों के नियम लागू हो जाएंगे। व्यक्तिगत खाते का नियम, पाने वाले को डेबिट करो, पाने वाले तो ना हमने खरीदी है, देने वाले को क्रेडिट करो। देने वाला कौन है? अनुराग, तो अनुराग को हम क्रेडिट कर देंगे। और जो मशीन है वस्तुगत खाते में, जो वस्तु आती है उसे डेबिट करो। क्या आ रही है? मशीन आ रही है तो मशीन को हम डेबिट कर देंगे। जो वस्तु जाती है उसे क्रेडिट को, जा कुछ नहीं रहा है, नकद में खरीदी होती तो कैश जाता, तो ये एंट्री कर देंगे मशीन अकाउंट DR टू अनुराग अकाउंट। कितने की खरीदी है? 42,500। तो 42,500 आपके डेबिट साइड में आ जाएंगे और 42,500 ही आपके क्रेडिट साइड में आ जाएंगे। ठीक है, नरेशन हो जाएगा। मशीनरी परचेज्ड फ्रॉम अनुराग
ठीक है, ये आपकी जनरल एंट्री। अब तीसरे नंबर की देखो, दिसंबर 17 में दे रखा प्रदीप को पुराना फर्नीचर बेचा। ये ट्रांजैक्शन भी ऐसा है, इसको हम जर्नल के अलावा और किसी भी सहायक बही में नहीं लिख सकते, इसलिए इसका लेखा भी हम जर्नल प्रॉपर में ही करेंगे। इसमें भी आपके वही दो खाते प्रभावित हो रहे हैं, व्यक्तिगत खाता और वस्तुगत खाता। पुराना फर्नीचर बेचा है, ठीक है, माल नहीं है ये, इसमें सेल्स नहीं है, माल होता तो सेल्स शब्द आता। तो इसमें दोनों खाते प्रभावित हो रहे हैं, तो व्यक्तिगत खाते का नियम, पाने वाले को डेबिट करो। पाने वाला कौन है? प्रदीप। माल हम ये फर्नीचर हमने प्रदीप को बेचा है, तो पाने वाला प्रदीप है, तो प्रदीप को हम डेबिट कर देंगे। देने वाले को क्रेडिट करो, देने वाले हमें हमारा नाम नहीं लिखेंगे। दूसरा है फर्नीचर वस्तुगत खाते का नियम, जो वस्तु आती है उसे डेबिट करो। आ तो कुछ नहीं रहा है, बल्कि जा रहा है, क्या जा रहा है? फर्नीचर जा रहा है, तो जो वस्तु जाती है उसे क्रेडिट करो। क्या जा रहा है? फर्नीचर। फर्नीचर कितने का बेचा है? 2500 रुपए का, तो 2500 आपके डेबिट साइड में और 2500 आपकी क्रेडिट साइड में। ओल्ड फर्नीचर सोल्ड टू प्रदीप, ठीक है, ये आपके नरेशन हो जाएगा। ये हो गई आपके 3 एंट्रियां, जो ऐसे ट्रांजैक्शन थे ये तीनों, जिनको हम जर्नल के अलावा और किसी सहायक बही में नहीं लिख सकते थे। इसका लेखा जर्नल प्रॉपर में करें। अब इसके अलावा और देखो कुछ एंट्रीज और हैं। देखो नवंबर 24 को एक एंट्री है कि व्यापार के स्वामी ने निजी प्रयोग हेतु माल निकाला 4000 रुपये। इस प्रकार की एंट्री हम पहले भी कर चुके। निजी प्रयोग हेतु माल निकाला, तो इसके में एंट्री हम परचेज सेल्स बुक या रिटर्न बुक में नहीं कर सकते, कैश बुक में भी नहीं कर सकते, इसलिए इसकी एंट्री भी हम किस में करेंगे? जर्नल प्रॉपर में। निजी प्रयोग हेतु माल निकाला, तो इसको हम बोलते हैं ड्राविंग्स। उस माल को पाने वाला कौन है? व्यापारी। तो व्यापारी का नाम न लिख करके वहाँ पर हम डेबिट किसको करते हैं? ड्राविंग्स को, ठीक है। और क्या निकाला है? माल, तो क्रेडिट हम किसको करेंगे? परचेज को। तो इसकी एंट्री हम पहले कर चुके हैं, तो इसकी एंट्री हो जाएगी आपकी नवंबर 24 ड्राविंग्स अकाउंट DR। निजी प्रयोग हेतु माल निकाला जाता है या रोकड़ निकाली जाती है। ड्राविंग्स हमेशा डेबिट होता है, चाहे व्यापार से पैसा निकाला गया हो चाहे रोकड़ निकाली गई हो। और चूंकि माल निकाला गया है तो परचेज हमेशा क्रेडिट होता है। अगर रोकड़ निकाली होती तो हम कैश को क्रेडिट कर देते। तो कितने का निकाला है? 4000 रुपये का माल, तो 4000 रुपये से हम ये एंट्री कर देंगे। गुड्स withdrawn for personal use, ठीक है, ये आपकी एंट्री हो जाएगी पहले। अब आगे देखो दूसरी, 27 नवंबर को यह है कि तरुण से 1600 रुपये प्राप्त हुए थे और गलती से हमने वरुण के खाते में क्रेडिट कर दिए। तो अब देखो सबसे पहले तो इसकी एंट्री देखो कि अगर तरुण से पैसा प्राप्त होता है तो हम एंट्री क्या करते हैं। तो पहले मैं समझाने के लिए एंट्री बताता हूँ कि तरुण से पैसा प्राप्त होता तो हम एंट्री है वो क्या करते, ये एंट्री करते कैश अकाउंट DR टू तरुण, मतलब सही एंट्री ये है। और हमने क्या कर दिया? गलती से वरुण के खाते में क्रेडिट कर दिया। हमने एंट्री क्या कर दी? कैश अकाउंट DR टू वरुण, ये एंट्री कर दी। ये एंट्री करनी थी और गलती से हमने ये एंट्री कर दी, तो सुधार वाली एंट्री करनी है। तो इसमें कैसे करेंगे? देखो सुधार के लिए होता है कि सही एंट्री में हमारे को कैश को डेबिट करना था, लेकिन गलत एंट्री में भी हमने कैश को डेबिट किया है, ठीक है। इसलिए अगर कोई खाते में गलती हो गई है तो जहां गलती नहीं होती है उसकी हम एंट्री नहीं करते। ये सुधारात्मक, इसको आगे आपके चैप्टर आएगा रेक्टिफाइड एंट्री, जिसमें अगर कोई गलतियां हो जाती है तो सुधार वाली एंट्री हम कैसे करते हैं, संशोधन वाली। तो इसमें कैश को हमारे को डेबिट करना था, हमने अभी डेबिट ही किया है, तो इसमें गलती नहीं हुई है। 2 खाते हो गए, कैश अकाउंट, तरुण अकाउंट और वरुण अकाउंट। तो कैश अकाउंट में गलती नहीं है, तो जिस खाते में गलती नहीं होती है उसकी कोई एंट्री नहीं करेंगे।
तो कैश की एंट्री नहीं करेंगे। अब देखो सही एंट्री में तरुण को हमारे को क्या करना था, क्रेडिट करना था। तरुण को क्रेडिट करना था, हमने नहीं किया है, तो जिस खाते में एंट्री करनी थी हमने नहीं की है उसको करेंगे, तो तरुण को हम क्रेडिट कर देंगे। लेकिन ये गलत है एंट्री, इसमें वरुण को हमने गलत क्रेडिट कर रखा है। जिसमें गलत खाते में एंट्री कर देते हैं उसकी विपरीत एंट्री कर देते हैं, उसकी जस्ट विपरीत एंट्री हो जाएगी। क्रेडिट किया था तो वरुण को हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। तो वरुण आपके डेबिट हो जाएगा और तरुण को तो हमारे को क्रेडिट करना था ही, तो एंट्री क्या हो जाएगी, वरुण अकाउंट डीआर टू तरुण अकाउंट। वरुण अकाउंट डीआर टू तरुण अकाउंट। ठीक है, ये आपके इसकी एंट्री जाएगी और इसमें जो अमाउंट है वो कितना था, इसमें 1600 रुपये। जिसमें एंट्री करनी थी तरुण को क्रेडिट करना था, हमने नहीं किया, उसको तो क्रेडिट कर देंगे। लेकिन वरुण को हमने गलत कर दिया, जिसको गलत कर दिया उसकी जस्ट विपरीत एंट्री कर देंगे। ठीक है, ये आपके एंट्री इसकी हो जाएगी। तो नरेशन हो जाएगा इसका, wrongly entered into वरुण अकाउंट, गलत एंट्री की गई वरुण के खाते में। ठीक है, ये आपके इसका नरेशन हो जाएगा, ये एंट्री हो गई। ये एंट्री देखो, हाँ लास्ट है 30, हाँ इसकी डेट हमने नवंबर 27 और 30 नवंबर ब्रजकिशोर दिवालिया हो गया और डूबत ऋण के 10,000 रुपये नाम किए गए। किसी व्यक्ति को हमने उधार माल बेचा है, किसी भी कारण से उसको नुकसान हो जाता है, घाटा हो जाता है और भुगतान करने की स्थिति में नहीं होता है, तो वो व्यक्ति अपने आप को दिवालिया घोषित कर देता है। और दिवालिया घोषित कर देता है तो वो पैसा नहीं मिलता है, वो पैसा डूब जाता है। तो डूबा हुआ पैसा यानी कि जो राशि धनराशि प्राप्त नहीं होती है उसको हम क्या बोलते हैं, बैड डेट्स। इसके बारे में मैंने बताया था। तो बैड डेट्स है, ये हमारे लिए क्या है, नुकसान। अवास्तविक खाते के नियम के अनुसार समस्त हानि एवं खर्चों को डेबिट करो। तो बैड डेट्स को हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। तो डूबत ऋण हो गया, ये तो आपके अवास्तविक खाते में आता है। और ब्रजकिशोर है, ये किस में आता है, आपके व्यक्तिगत खाते में आता है। तो व्यक्तिगत खाते का नियम, पाने वाले को डेबिट करो, पाने वाला तो इसमें है नहीं, देने वाले को क्रेडिट करो। देने वाला कौन था, ब्रजकिशोर। ये पैसा ब्रजकिशोर से मिलने वाला था, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको क्रेडिट कर देंगे ब्रजकिशोर को। तो ये एंट्री हो जाएगी। तो अगर कोई व्यक्ति है दिवालिया हो जाता है, किसी का पैसा डूब जाता है, तो बैड डेट्स हमेशा डेबिट होता है और उस व्यक्ति के खाते को हम क्या कर देते हैं, क्रेडिट करते हैं। क्योंकि पहले हमारा देनदार होता है तो पहले तो हम उसको डेबिट करते हैं। उधार माल बेचते हैं तो पाने वाले को क्या करते हैं, डेबिट। लेकिन अब चूंकि पैसा मिला नहीं है, लेकिन अब पैसा प्राप्त नहीं होगा, इसलिए उसकी विपरीत एंट्री यानी कि उसके खाते को हम क्या कर देते हैं, क्रेडिट। तो ये एंट्री हो जाएगी बैड डेट्स अकाउंट डीआर टू ब्रजकिशोर। कितना पैसा था आपके, 10,000 रुपये। 10,000 रुपये आपके डेबिट साइड में, 10,000 रुपये क्रेडिट साइड में। तो ब्रजकिशोर इंसॉल्वेंट, दिवालिया को हम बोलते हैं इंसॉल्वेंट। बस इतना लिख दो, ब्रजकिशोर दिवालिया हो गया। दिवालिया होने का मतलब ये होता है कि उसे धनराशि प्राप्त नहीं होगी। तो ये मैंने आपको बताया, आपको जनरल प्रॉपर के बारे में। तो आपकी सहायक बहियाँ हैं लगभग कंप्लीट सी हो गई और कुछ आगे जो होगी मैं आपको फिर बताऊँगा।